सब कुछ, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं फिर। ठीक है, आ जाओ लाइव, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ सारे। चलिए, इमरान गुड मॉर्निंग, गगनदीप हेलो हेलो हेलो, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल गगनदीप राय। तो आज सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करेंगे कि वीएलडीए में साइंस जो 60 नंबर की साइंस आती है वो कहाँ से आ रही है। ठीक है, कौन से अपने को चैप्टर करने पड़ेंगे, उन चीज़ों को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में बच्चों हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन के बारे में, जितना भी हमसे पॉसिबल हो पाया। आज बारिश काफ़ी चल रही है, हमारे वाली साइड तो काफ़ी ज़्यादा बारिश है, अब आपके वाली साइड मेरे को पता नहीं। प्रिंस क्लियर है मैम? क्लियर है, क्लियर है। चलिएगा भाई, तो क्लास को करते हैं शुरू हम लोग। ठीक है, चलिए आ जाइए सारे। तो साइंस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले बायोलॉजी पोर्शन की अगर हम बात करें तो बायोलॉजी पोर्शन में आप लोग देखिए, सबसे पहला जो चैप्टर है वो है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहला जो चैप्टर है, सबसे लेंदी भी है ये, मतलब अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं ना तो बायोलॉजी में सबसे लेंदी चैप्टर जो है ना ये यही है। लाइफ प्रोसेस चैप्टर जो है ये सबसे लेंदीएस्ट चैप्टर है, यानी कि सबसे ज़्यादा टाइम लेने वाला चैप्टर है। इसमें आप सारे ह्यूमन बॉडी के जितने भी सिस्टम है उनके बारे में पढ़ते हैं मेनली लाइफ प्रोसेस चैप्टर के में। ठीक है, उसके बाद में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि माइंड से स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड जितना भी है, ठीक है, सिस्टम, वो सारा का सारा इसमें हम पढ़ेंगे। उसके बाद में हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कि ह्यूमन के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, वो सारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, हेरिडिटी क्या है, जॉन ग्रेगर मेंडल के एक्सपेरिमेंट क्या थे, जीन क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में। उसके बाद में बच्चों आता है ओवर इन्वायरमेंट का चैप्टर। ओवर इन्वायरमेंट यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में किस किस टाइप का मतलब कि इकोसिस्टम क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें हम ओवर इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे। उसके बाद में मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी मैनेजमेंट कैसे होती है। अब ये जो चैप्टर है ना मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये ज्योग्राफी के अंडर भी नेचुरल रिसोर्सेज का चैप्टर आता है। किसके अंडर आता है? ज्योग्राफी के अंदर। अब मेन जो सिलेबस है ना बच्चों, वो आपका बायो का है, ये 5 चैप्टर के। ठीक है, मेन जो सिलेबस है, ये जो रिसोर्सेज वाला चैप्टर है, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज वाला जो चैप्टर है, ये आपका किस में आता है बच्चों? ये आता आपका ज्योग्राफी में। लेकिन ये बायो में ना इस चैप्टर को काट दिया गया था, तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज वाला जो पोर्शन पढ़ेंगे वो हम किस में पढ़ेंगे? ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। मेन ये जो बायो के चैप्टर हैं आपके, वो 5 चैप्टर हैं। कौन से हैं? लाइफ प्रोसेस है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस है, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन है, ओवर इन्वायरमेंट है। ये 5 चैप्टर जो हैं ये आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इन पांचों चैप्टर के बारे में हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं हम फिजिक्स की। ठीक है, जो बच्चों को तंग भी करती है एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बात करी इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है वो आता है एग्जाम में। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, उसके बाद में लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड हो गया, सोर्सेज ऑफ एनर्जी हो गया। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, इससे भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं पेपर में। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की टर्म्स जो हैं वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है इधर। मैनेजमेंट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये दोनों चैप्टर एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। और वैसे ही लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाला चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के साथ में क्या है? इंटरकनेक्ट करता है। वैसे ही सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो इन चारों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट चैप्टर है। सोर्स ऑफ एनर्जी बहुत ही इजी चैप्टर है, करना चाहे तो बंदा एक दिन में भी इसको कवर कर सकता है। बाकी जो चैप्टर हैं ये आपके अच्छा टाइम लेने वाले चैप्टर, और हम अच्छा टाइम देंगे भी इनको। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में जो अपना
केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, ये पीडीएफ जो है ना ये मैं आप सबको सेंड कर दूंगी, ठीक है, तो आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से देखना। उसके बाद में देखो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो आज हम शुरू कर लेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले चैप्टर को। उसके बाद में एसिड बेस एंड साल्ट वाला चैप्टर है। फिर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला चैप्टर है। देखो अगर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की बात करें ना, तो इसमें तो यही चीज है रिएक्शन की फॉर्मेशन कौन सी होती है, कैसे होती है, कौन सी केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, कौन सी केमिकल रिएक्शन है, कौन सी केमिकल रिएक्शन सॉरी नहीं है, ये आपने पढ़ना है। और ऐसा क्वेश्चन पेपर में आया भी था। एसिड बेस एंड साल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और वेरी इजी चैप्टर भी आप इसको बोल सकते हो। मेटल एंड नॉन मेटल में जितनी भी मेटल्स हैं, जितनी भी नॉन मेटल हैं और जितनी भी मेटलॉइड्स हैं, उन सब के बारे में ऐसे पता होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि पीरियोडिक टेबल में 116, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में 116 एलिमेंट्स हैं, उनके बारे में अपने को पढ़ना है। 116 की बजाय 118 कर लीजिए, इनके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगी भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की बात करूं तो ये चैप्टर भी अच्छा है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हो गया। तो ये सारे के सारे चैप्टर हमने करने हैं किसमें, अपनी क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री में। किसमें करने हैं, केमिस्ट्री में करने हैं, ठीक है। तो बताओ सिलेबस समझ में आया कि साइंस का, यस और नो करके बता दो एक बार मेरे को कि सिलेबस आप लोगों को समझ में आ गया। बताइए भी बताइए, सिलेबस समझ में आया आपको? सिलेबस समझ में आ गया ना सबको ही? यस और नो में रिप्लाई करना आप लोगों ने। सिलेबस समझ में आ गया आपको? सिलेबस समझ में आ गया तो हम चलते हैं आगे अपनी नेक्स्ट फाइल पर, जो केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन की है, ठीक है। हिमांशु क्लास में आओ भाई, ठीक है। तो एक मिनट, बस 1 सेकंड लगेगा इस पीपीटी को ओपन होने में। ये पीपीटी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी सारी की सारी, और इस बार हम साथ के साथ पीपीटी को एप्लीकेशन पर भी अपलोड करेंगे, ठीक है। पीपीटी अपलोड होती है, यस मैम, बट कंप्लीट कितने मंथ में होगा, प्रिंस बोल रहा है। भाई 2 बार कंप्लीट करवाना है मेरे को। चलिए हिमांशु नमस्ते भाई, नमस्ते। चलो, तो चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और मैं आपको बता दूं, मैं बड़े ही इत्मीनान से, बड़े ही आराम से आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर करवाऊंगी। लेकिन आपका फ़र्ज इतना बनता है, जहां भी आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप मेरे से पूछेंगे। जो अपनी पीपीटी रहेगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगी, ताकि आपको किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो जो अपनी पीपीटी रहेगी भाई वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगी। आपको किसी भी टाइप की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, चाहे इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है। तो देखो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें कि इस चैप्टर में एक्चुअल में है क्या, इस चैप्टर में एक्चुअल में है क्या, उस पर हम गौर करेंगे, ठीक है। मैम नोट्स यहीं से, ये नोट्स ही हैं भाई सारे के सारे, ये मैनेजेबल नोट्स हैं। अगर आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं तो वेल एंड गुड है। अब इससे अच्छा नोट्स कहाँ मिलेंगे भाई? इतनी मैनेज तरीके से किए हुए नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे बताओ, हैं? तो इंट्रोडक्शन, परिचय की अगर मैं बात करूँ इसके, तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शंस आपने बहुत सारी देखी होगी, ठीक है। रिएक्शंस आपने बहुत सारी देखी होगी, जैसे CH4 + 2O2, ये बना CO2 प्लस में 2H2O, ये भी क्या है अपने पास में? रिएक्शन ही है। तो ये केमिकल रिएक्शन है, केमिकल इक्वेशन है। केमिकल इक्वेशन में क्या हो रही है? रिएक्शन हो रही है। समझ में आई है? तो अब अगर मैं बात करूं तो ये कहता है कि केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच 1 or more reactants are converted into 1 or more products। कहता है कि एक या दो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएं, इसी को ही क्या कहा जाता है? केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। जो चीज
आप मान लीजिए कि आपने कुछ बनाना है, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ कि जैसे आपने घर पे क्या बनानी है बच्चों, खीर बनानी है। क्या बनानी है? खीर बनानी है आपने। तो खीर बनाने के लिए आपको चावल चाहिए, दूध चाहिए और राइस चाहिए, ठीक है। चावल चाहिए, दूध चाहिए और चीनी चाहिए, 3 चीजें चाहिए। जो चीज चाहिए किसी चीज को बनाने के लिए, उसको आप क्या बोलोगे? उसको आप बोलोगे बच्चों रिएक्टेंट। उसको क्या बोलोगे आप? उसको आप रिएक्टेंट कहोगे। और जो चीज आपके पास में बनकर तैयार होगी उसको क्या कहा जाएगा? प्रोडक्ट कहा जाएगा। जो चीज बनाने में आपने इस्तेमाल करी उसको आपने क्या कहा? रिएक्टेंट कहा। और चीज फिर जो चीज बनकर तैयार हुई उसको क्या कहा? प्रोडक्ट। जैसे खीर बन के तैयार होगी तो खीर एक तरीके से क्या है? प्रोडक्ट है। खीर एक तरीके से क्या है बच्चों? प्रोडक्ट है। तो मैंने बोला यहां पर जैसे कि CH4 प्लस में 2O, यानी कि आपने मीथेन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाई है। जब आप मीथेन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाते हो, CH4 क्या होता है बच्चों? मीथेन होता है। 2O2 क्या है? यहां पर ऑक्सीजन है। तो ये 2 चीजें हैं जो किस में यूज हो रही हैं? रिएक्टेंट में यूज हो रही है। और उसके बाद में जब ये चीज आपके पास में बनकर आई, एक तो आपके पास में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनकर आई और दूसरा आपके पास जो चीज बनकर आई उसको आपने क्या बोला? वाटर कहा। उसको आपने क्या कहा? वाटर। तो यहां पर ये जो 2 चीजें यूज हो रही हैं इनको तो आप क्या बोल रहे हो? रिएक्टेंट्स बोल रहे हो। और इसके बाद में जो 2 चीजें बनकर आ रही हैं इसको आपने क्या कहा? प्रोडक्ट कहा। इसको आपने क्या कहा बच्चों? प्रोडक्ट कहा। समझ में आ रही इतनी बातें? ठीक है। अब यहां पर ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ना ऊपर, ये डायग्राम बच्चों क्या है? ये सी क्या है? ब्लैक है। सी क्या है? ब्लैक। सी को इसने रिप्रेजेंट किया है इस ब्लैक चीज से। एच को इसने किया ये ग्रे कलर की इससे। तो इसने बोला है कि CH4 यानी कि एक कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन अटैच हैं। और ऑक्सीजन को इसने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है, यानी कि 2 ऑक्सीजन हैं और 2 ही इसके साथ में अटैच कर रखे हैं। वैसे ही इसको इतना ज्यादा अंडरस्टैंड आप करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर में। जस्ट यहां पर आपको किसको मतलब कि समझना है? रिएक्शन को समझना है। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? फटाफट से यस एंड नो बोलो कि रिएक्टेंट क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं। मैं बिल्कुल जीरो से बहुत बढ़िया तरीके से, ये सारे के सारे NCERT वाला सिस्टम है, आप ध्यान से चलिएगा इस चीज को, ठीक है। मैंने क्या बोला? रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट्स को हिंदी में क्या बोलते हो आप? अभिकारक कहते हो। रिएक्टेंट्स को हिंदी में क्या बोलते हो आप? अभिकारक कहते हो। और एक या एक से अधिक उत्पादों का परिवर्तित करते हैं। एक से अधिक उत्पादों को परिवर्तित करते हैं। समझ में आ गई इतनी बात? क्लियर है? ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आप अपनी क्लास को करेंगे, आप किसी भी चीज की टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। वे पदार्थ जो रासायनिक प्रक्रिया से गुजरते हैं अभिकारक कहलाते हैं। यानी कि जैसे मैंने रिएक्टेंट बोला, ये केमिकल रिएक्शन होती है इसके अंदर, और जो केमिकल रिएक्शन करके बनता है उसको क्या कहा जाता है बच्चों? उसको प्रोडक्ट कहा जाता है। बहुत बढ़िया इमरान, प्रिंस, हिमांशु, आकाश, बहुत बढ़िया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। अब यहां पर मैं कुछ एग्जाम्पल दूं आपको, केमिकल रिएक्शंस के कुछ एग्जाम्पल दूं। तो मैग्नीशियम रिबन वाला एग्जाम्पल बच्चों इतना इंपॉर्टेंट है कि यहां से पेपर में क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। इवन आपसे पूछ लिया जाता है कि जो मैग्नीशियम रिएक्शन में जो फ्लेम होती है, फ्लेम यानी कि जो पाउडर होता है उसका कलर कैसा होता है? तो उसका कलर व्हाइट होता है। और ये जो केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन वाला चैप्टर है इसमें से कलरिंग से बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि जो चीज बन रही है वो किस कलर की बन रही है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इन पॉइंट्स पर बिल्कुल ही पकड़ के ध्यान में देना आपने। तो ये बोलता है कि बर्निंग ऑफ ए क्लीन मैग्नीशियम रिबन, यानी कि एक क्लीन का मतलब ये है कि जब वो मैग्नीशियम रिबन जो मार्केट में पाया जाता है ना, उस पर एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ाई जाती है ताकि ये जले ना,
समझ में आई है। और उसको जलाने से पहले, एक्सपेरिमेंट करने से पहले उसमें से वो प्रोटेक्टिव लेयर जो है उसको हटाया जाता है। तो बर्निंग ऑफ ए क्लीन मैग्नीशियम रिबन विद ए डेजलिंग व्हाइट फ्लेम टू फॉर्म व्हाइट पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये कहता है कि एक साफ मैग्नीशियम रिबन का चमकदार सफेद लो के साथ, लो का कलर पूछा जा सकता है कि जो वो फ्लेम होती है उस फ्लेम का कलर कैसा होता है, उस फ्लेम का कलर होता है बच्चों व्हाइट होता है, ये ध्यान में रखो। और उसको वो कैसे पाउडर में चेंज होती है, सफेद पाउडर में चेंज हो जाती है। यानी कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो उसमें से जो फ्लेम निकलती है वो फ्लेम चमकदार सफेद होती है, और जो उसके बाद में मैग्नीशियम पाउडर बनता है जिसको आप मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हो, यानी कि जो पाउडर बनता है उसको जलने के बाद में वो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसका कलर भी कैसा होता है, व्हाइट होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए, यहां से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। दैट्स इट। तो यहां पर देखिएगा, बर्निंग ऑफ ए क्लीन मैग्नीशियम रिबन विद ए डेजलिंग फ्लेम टू फॉर्म व्हाइट पाउडर, इसको क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड इसे कहा जाएगा। समझ में आ गई बात इतनी, ठीक है, क्लियर है, क्लियर हो गया ना पॉइंट। उसके बाद चलो, ठीक है, यह हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम की अभिक्रिया के कारण होता है। आपसे पूछा जाए कि भाई मैग्नीशियम रिबन जो जलता है वो किसके साथ रिएक्शन के साथ जलता है, तो हवा में जो मौजूद ऑक्सीजन होती है ना उसके साथ में जब मैग्नीशियम रिबन रिएक्ट करेंगे तो उसके बाद में ये अभिक्रिया होती है। समझ में आ गई इतनी बात। तो मैग्नीशियम रिबन बर्निंग के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है बच्चों, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वो दिखा रखा है, ये सारा का सारा प्रोसेस इस एक्सपेरिमेंट में आपको दिखा रखा है। ये मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है, ये मतलब कि इसकी टंग जो होती है उसको जलाया है, क्लियर है। तो जो फोम जो यहाँ पर ये नीचे गिर रहा है, ये जैसे आप किसी कागज को जलाते हैं तो उसमें से वो राख नहीं निकलती, वही राख इसको इकट्ठा चाइना डिश में इकट्ठा किया जा रहा है, और ये जो इकट्ठा किया जा रहा है इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया होगा, होप सो। चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर, एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शंस और देखते हैं हम। ये बोलता है कि टेक ए लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब, यानी कि एक परख नली जो होती है, ये जो परख नली है, जैसे कि ये परख नली है, इसमें बोला कि लेड नाइट्रेट का विलयन ले। किसका, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट क्या होगा बच्चों, लेड नाइट्रेट होगा PbNO3, ठीक है, PbNO3 लेड नाइट्रेट हो गया, ठीक है। एंड पोटाशियम आयोडाइड सोल्यूशन, और क्या लेना है इसमें, ऐड करना है हमने पोटाशियम आयोडाइड, KI, पोटाशियम आयोडाइड ऐड करना है। ए येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड अपीयर्स एट द बॉटम। अब यहाँ पर मैंने बोला कलरिंग पर अपन ने विशेष ध्यान देना है, कलरिंग पर विशेष ध्यान देना है। तो येलो प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का मतलब ये है अवशेष किसी भी चीज, यानी कि जैसे कि कोई चीज है कहीं पर अवशेष क्या हो गए, कहीं अपन ने कोई एक्सपेरिमेंट किया तो वहां पर ऐसी चीज बच गई जो सॉलिड रूप में है, ठीक है, और वो बिल्कुल देखने से दिख रही है हमें कि वो सॉलिड है। सॉलिड फॉर्म में जो चीज बचती है किसी चीज में, जैसे मिट्टी हो गई, कंकर हो गए, पत्थर हो गए, किसी छलनी से छानने में वो बन गए, बच गए अवशेष, उनको क्या बोला जाएगा, प्रेसिपिटेट कहा जाएगा। तो जो हमारे पास में येलो प्रेसिपिटेट है लेड आयोडाइड के वो हमें दिखेंगे, जैसे ये रहा लेड, ठीक है। तो बोलता कि एक परख नली में लेड नाइट्रेट का विलयन ले, पोटाशियम आयोडाइड विलयन डालें, नीचे लेड आयोडाइड का एक पीला अवशेष दिखाई देता है। यानी कि जब आपने रिएक्शन करवाई ना तो हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या डाल रखा है, लेड आयोडाइड डाल रखा है। समझ में आ गई। तो ये भी एक तरीके, यानी कि रिएक्शन है क्या, आप दो या तीन चीजों को क्या कर रहे हैं, इसमें आपस में मिक्स कर रहे हैं, यही तो क्या है, रिएक्शन ही है ना, ठीक है। उसके बाद में टेक फ्यू जिंक ग्रेजुअल्स, ये ना मतलब कि वो रिएक्शंस है जो एनसीईआरटी में दे रखी हैं, और इन रिएक्शंस में कलर्स पे आपने ज्यादा फोकस रखना है, जैसे कि लेड आयोडाइड का कलर येलो, मैग्नीशियम रिबन का कलर व्हाइट, तो ये दोनों चीजें आपने ध्यान में रखनी है। टेक ए जिंक ग्रेनुअल्स, यानी कि जिंक के अपने क्या लेने हैं, कुछ कण लेने हैं, इन्हें कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, यानी कि ये जो कोनिकल फ्लास्क है इसमें ले लो या किस में ले लो, टेस्ट ट्यूब में ले लो।
तो इसमें अपन ने ऐड करना है डाइल्यूट HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, किसके अंदर, जिंक ग्रेनुअल्स के अंदर, और H2SO4 यानी कि HCl और H2SO4 को ऐड करना है। जब आप ऐड करेंगे ना तो यहां पर देखो बबल्स उठ रहे हैं, तो बबल्स आर ऑब्जर्व्ड अराउंड जिंक ग्रेनुअल्स, यानी कि जो जिंक ग्रेनुअल्स हमने उसके अंदर डाला था ना उसके अराउंड क्या बन जाएंगे, बबल्स बन जाएंगे ड्यू टू रिलीज ऑफ हाइड्रोजन। अब क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं यहां पर पेपर में क्वेश्चन ये बन सकता है कि जब हम जिंक ग्रेनुअल्स के अंदर HCl और H2SO4 को डालते हैं तो उसके अंदर जो बबल्स होते हैं वो बबल्स किसके उठते हैं, तो क्या बताओगे, वो बबल्स उठते हैं हाइड्रोजन के। किसके बबल्स उठते हैं, हाइड्रोजन के बबल उठते हैं, और जो कोनिकल फ्लास्क होती है वो क्या हो जाती है, बिल्कुल बच्चों गर्म हो जाती है। क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। मैंने बोला कि एक शंकुआकार फ्लेक्स लो या परखनली लो जिसमें आपने जिंक के कुछ कण लिए और इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl और H2SO4, क्योंकि ये दोनों के दोनों ही बच्चों क्या है, स्ट्रॉन्ग है तो बहुत जल्दी रिएक्शन करेंगे, ठीक है, मिला दीजिए। तो हाइड्रोजन के निकलने के कारण जिंक कणों के चारों ओर बुलबुले दिखाई देते हैं। अब बुलबुले दिखाई देते हैं क्यों, किसके कारण, हाइड्रोजन गैस के कारण। कौन सी गैस की फॉर्मेशन होती है, ये देखो हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है। ये रिएक्शन भी मैंने यहां पर मेंशन कर रखी है कि जब आपने जिंक के अंदर किसको मिक्स किया, H2SO4 को, यहां पर आप जिंक के अंदर HCl को भी मिक्स कर सकते थे, ठीक है। तो क्या बना, ZnSO4 प्लस में H2O। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, क्लियर है। तो ये रिएक्शंस हैं छोटी छोटी जिन पर आपने ध्यान में देना है, और यहीं से पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। बिल्कुल बारीकी से बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम उन बारीकियों को पकड़ते ही नहीं है। मेन बात ये है, यानी कि आपसे पूछा जाता है कि जिंक ग्रेनुअल्स में कौन सा एसिड मिक्स किया जाता है, H2SO4 या HCl मिक्स करते हैं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। क्या रिलीज होती हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। तो बबल्स रिलीज होती हैं, कोई गैस बनती है, बबल बनती है, बबल्स बनती है, किस गैस के कारण, हाइड्रोजन के कारण। और कोनिकल फ्लास्क जो है वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, हॉट हो जाती है। समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर है। मनप्रीत पानी क्या, तो मम्मी दे देंगे। इंट्रोडक्शन में अब यहां पर देखो कि द फ्लोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प्स टू डिटरमाइन वेदर ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, यानी कि कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन मतलब कि होती है भी, अगर मान लीजिए कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो कुछ चेंजेस जो है वो हमें दिखाई देंगे, कुछ चेंजेस जो हैं वो हमें दिखाई देंगे। वो चेंजेस है क्या, उन पर हमने ध्यान देखना है, क्या क्या हो सकता है। कहता कि निम्नलिखित अवलोकन यह निर्धारित करने में मदद करता है कि कोई रासायनिक प्रतिक्रिया हुई है या नहीं हुई, यानी कि कोई भी रासायनिक प्रतिक्रिया जो है वो हुई है या नहीं हुई, ये डिसाइड करता है। देखो चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट का बच्चों यहां पर मतलब है कि कोई भी चीज जो है एसिड सॉलिड में है तो वो लिक्विड में चेंज हो सकती है, लिक्विड में है तो वो किस में चेंज हो सकती है, गैस में चेंज हो सकती है। यानी कि उसकी जो स्टेट है बच्चों वो क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। उसी हिसाब से अगर मैं बात करूं चेंज इन कलर, यानी कि उसका कलर जो है बच्चों वो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। उसका कलर क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, गैस का एवोल्यूशन जो है वो इसमें होता है। किसका एवोल्यूशन होता है, गैस का। यानी कि एक तो मैंने बोला कि उसकी स्टेट चेंज हो सकती है सॉलिड से गैस में, गैस से किस में हो सकती है, लिक्विड में हो सकती है। दूसरा मैंने आपको बोला कि इसका कलर जो है वो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, यानी कि कलर चेंज हो सकता है। कहने का मतलब पिंक से रेड में चेंज हो जाएगा, रेड से पिंक में चेंज हो जाएगा, व्हाइट से भूरे में चेंज हो जाएगा। इस टाइप से कलर भी चेंज होते हुए दिखाई दे तो केमिकल रिएक्शन होती है। उसके अलावा इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, यानी कि उसमें से कोई गैस निकल सकती है। जैसे अभी आपने पीछे देखा कि हाइड्रोजन गैस निकली थी, बबल्स जब हुए थे। उसके बाद में चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि अगर कोई चीज 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर थी, हो सकता है वो 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाए, वो ज्यादा गर्म हो जाए, तो वो भी तो क्या है, रिएक्शन है। तो आपसे पेपर में पूछा जाए कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करती है
केमिकल रिएक्शन अक्कर होती है तो बताओ क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो आप बताओगे कि उसकी स्टेट चेंज हो सकती है, उसके कलर में चेंज आ सकता है, उसमें गैस जो है वो इवॉल्व हो सकती है, उसमें चेंज इन टेम्परेचर यानी कि उसका टेम्परेचर जो है बच्चों वो चेंज हो सकता है। समझ गए? ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पर। मैंने बोला केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण, यानी कि कौन से केमिकल इक्वेशन जो है वो होती है। ठीक है, रासायनिक समीकरण क्या है इसके। ठीक है, इसके क्या क्या रासायनिक समीकरण है। क्लियर है? अब इतना समझ में आ गया बच्चों? बताओ मनप्रीत, इतना समझ में आ गया? अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है, मतलब वो तो मैंने बताया कि रिएक्शन क्या होती है, वो तो मैंने बताया कि रिएक्शन क्या होती है। इक्वेशन क्या होती है? कहता कि द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कैन बी रिटन इन ए शॉर्टर फॉर्म, यानी कि जो रिएक्शन हो रही है उसको हम किस में लिखते हैं? किसी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, द सिंपलेस्ट वे में लिखते हैं। इसी वर्ड को क्या बोला जाता है? इक्वेशन बोला जाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण संक्षिप्त रूप में लिखा जा सके, यानी कि कोई भी रिएक्शन हुई उसको अगर हम छोटे वे में लिख सकें, ठीक है, उसी को ही क्या बोला जाता है? केमिकल इक्वेशन बोला जाता है। जैसे कि आपा ने बोला कि आपा एक स्टोरी लिखी आपा ने कि मैग्नीशियम के साथ में ऑक्सीजन मिलाई तो क्या बिना मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो उसको आपा ने अगर शॉर्ट फॉर्म में दर्शाना हो, एक ही लाइन में दर्शाना हो, तो हम क्या करेंगे? उसकी इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, उसकी इक्वेशन बनाएंगे, उसी को ही तो क्या कहा जाता है? केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो बच्चों कि मैंने बोला मैग्नीशियम के साथ में क्या मिलाइए आप? मैग्नीशियम के साथ में ऑक्सीजन मिलाइए। ये बड़ा ही सिंपलेस्ट सी फॉर्म है, तो उसको क्या कहा जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा जाएगा। उसको क्या कहा जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा जाएगा। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बच्चों क्या करना होता है? इक्वल करना होता है। इसको बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन कहते हैं, जो बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हमें पता चले कि जितने रिएक्टेंट है उतनी ही मात्रा में हमें क्या मिला, उतनी ही क्वांटिटी में हमें क्या मिला है? प्रोडक्ट मिला है। ठीक है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब आपा ने मैच किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ठीक है, कहता कि द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन लेफ्ट साइड, यानी कि जो हमेशा रिएक्टेंट लिखा जाएगा वो लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा। जो रिएक्टेंट लिखा जाएगा वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाएगा, और जो प्रोडक्ट लिखा जाएगा बच्चों वो हमेशा ही कौन सी साइड में लिखा जाएगा? राइट साइड में लिखा जाएगा। समझ में आ गई इतनी बात? तो इस साइड जो भी लिख रखा है वो क्या है अपना आपका? इस साइड जो लिख रखा है वो क्या है? रिएक्टेंट है, और जो इस साइड लिख रखा है वो है प्रोडक्ट। और बहुत सारे एग्जाम्स में एक एक नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसमें बच्चे इधर भी कंफ्यूज होते हैं। आपसे पूछा जाए इन केमिकल रिएक्शन द मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड कंटेन, क्या कंटेन करती है लेफ्ट हैंड साइड? तो आप बताओगे भाई रिएक्टेंट कंटेन करती है। राइट हैंड साइड क्या कंटेन करती है? तो क्या बताओगे? प्रोडक्ट कंटेन करती है। तभी मैं बोलूं कि जो क्वेश्चन आता है ना वो बिल्कुल बेसिक फॉर्म में आता है, हमें पता नहीं चलता। ठीक है, अब यहां पर बोलता है कि विद ए प्लस साइन बिटवीन देम। प्लस साइन का मतलब ये है कि भी हम इन दोनों को मिला रहे हैं, तो ये हमेशा आपका जो रिएक्टेंट होगा वो किस साइन के साथ होगा? प्लस के साइन के साथ होगा। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? इन दोनों को आपस में ऐड कर रहे हैं। और बोलता है कि प्रोडक्ट आर रिटिंग ऑन द राइट हैंड साइड विद ए प्लस साइन, यानी कि ये भी किसके साथ होगा? प्लस साइन के साथ में आएगा। समझ में आ गई बात इतनी? यही मैंने हिंदी में लिख रखा है और यही मैंने क्या लिख रखा है? इंग्लिश में भी लिख रखा है। अब इनको लिखा कैसे जाता है भाई? ये जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं इनको कैसे लिखा जाता है? ठीक है, कैसे लिखा जाता है? ठीक है, ठीक है मनप्रीत, कैसे लिखा जाता है भाई? यहां पर देखो, केमिकल इक्वेशन कैन बी सिंप्लीफाइड बाय यूजिंग केमिकल फॉर्मूला। इन्हों आप देखो सेंड करके एडिट कर लो। ठीक है, कोई ना, चलो इनको लिखा कैसे जाता है? केमिकल इक्वेशन कैन बी सिंप्लीफाइड बाय यूजिंग केमिकल फॉर्मूला, यानी कि इनको लिखने के लिए किसका यूज किया जाता है बच्चों? केमिकल फॉर्मूलाज का यूज किया जाता है। अब केमिकल फॉर्मूलेज क्या होते हैं? जो एलिमेंट्स को मिलाकर बनते हैं। जैसे कि मैं बोलूं किसको मिलाकर बनते हैं? ठीक है,
केमिकल इक्वेशन कैन बी सिंप्लीफाइड बाय यूजिंग केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम डाइऑक्साइड, वाटर H2O इसका यूज करते हैं, ठीक है, जिसमें एलिमेंट्स का भी यूज किया जा सके, एलिमेंट्स का भी यूज किया जा सके, कंपाउंड्स का भी यूज किया जा सके, फॉर्मूलों का भी यूज किया जा सके, ठीक है। तो यूज की जाती है केमिकल फॉर्मूला का यूज करके। ए केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन, फॉर एग्जांपल रासायनिक सूत्रों का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को सरल बनाया जा सकता है। एक रासायनिक समीकरण एक रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्साइड। ये क्या है भाई, फॉर्मूले हैं। इससे क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। इससे क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। बड़ा ही आसान सी चीज है ये तो, ठीक है। हेलो, ठीक है। तो सुनो, अब मैग्नीशियम और ऑक्साइड का यूज करके क्या बना बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना हमारे पास में। इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज नॉट सेम ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट साइड, द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड। यानी कि अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो नंबर्स ऑफ रिएक्टेंट्स हैं, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो नंबर हैं वो बराबर ना हो, तो उनको क्या बोला जाता है, अनबैलेंस्ड रिएक्शन बोला जाता है। इट इज कॉल्ड ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, और इसको स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी बोलते हैं। और आपसे पेपर में पूछा जा सकता है बच्चों, स्केलेटल केमिकल यानी कि कंकाल रासायनिक समीकरण, स्केलेटल केमिकल रिएक्शन किसे कहा जाता है। तो वो जो अनबैलेंस्ड रिएक्शन होती है ना, अनबैलेंस्ड रिएक्शन होती है, इसी को स्केलेटल केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होती है, अधूरी होती है। समझ में आई, अधूरी इन द सेंस कि ये बैलेंस नहीं होती, ठीक है। क्या नहीं होती, बैलेंस नहीं होती। इफ सेम इट इज बैलेंस्ड, यानी कि अगर ये सेम ही इसको क्या कर लिया जाए, बैलेंस कर लिया जाए। यदि प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बाएं और दाएं पक्ष में समान नहीं है तो समीकरण असंतुलित है। इसे कंकाल रासायनिक समीकरण कहते हैं। यदि समान है तो यह क्या है, संतुलित है। अब स्केलेटल केमिकल रिएक्शन या बैलेंस केमिकल, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, यहां पर देखो, ठीक है। स्केलेटल केमिकल रिएक्शन सुनो, स्केलेटल केमिकल रिएक्शन सुनो, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये क्या बना, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बनी है। कैसे कि यहां पर देखो मैग्नीशियम एक है, ठीक है, ये यहां पर लिखो मैग्नीशियम एक है, ऑक्सीजन कितने हैं, यहां पर 2 है, ठीक है। अब यहां काउंट करो, मैग्नीशियम कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो इधर 2 ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, तो ये तो अनबैलेंस्ड होगी। और हमने क्या कहा है भाई, एक एक ही, मतलब कि बराबर ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर ही होना चाहिए। सुन ली मेरी बात आपने, बराबर होना चाहिए, उसको बैलेंस रिएक्शन बोलेंगे। अब इधर मैंने बैलेंस रिएक्शन का भी एग्जांपल ले रखा है, बैलेंस रिएक्शन का भी एग्जांपल मैंने ले रखा है। जैसे कि मैंने बोला 2MgO2 2MgO, तो ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैग्नीशियम कितने हैं बच्चों, यहाँ पर मैग्नीशियम है बच्चों 2, ये देखो, ये रे 2 मैग्नीशियम है। ऑक्सीजन कितने हैं इस साइड में, ऑक्सीजन भी इस साइड में 2 है। अब इस साइड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी देखो 2Mg लिख रखा है, और 2 ही क्या है बच्चों, O है, ठीक है, क्योंकि ये प्रोडक्ट में है, तो 2 ही क्या है आपके पास में, O है। तो इसको रिएक्शन को क्या बोलेंगे, बैलेंस रिएक्शन कहा जाएगा। समझ में आ गया। चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर, चलेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, ठीक है। इसको मैं वो कर दूं, बाद में आप जब इसकी PDF बनाएंगे तो थोड़ी गड़बड़ा जाएगी ये। चलो, अब यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर आप देखिए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या होती है। बैलेंस करने के लिए हम करते क्या हैं, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यहाँ पर ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है, ये कौन बोलता है, तो आप बताओगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि कोई भी रिएक्शन जो है वो क्या होनी चाहिए बच्चों, बैलेंस होनी चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि रिएक्शन का बैलेंस होना बहुत ही क्या है, जरूरी है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू
according to the law of conservation of mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction। तो ऐसे बोलता है कि भी मास ना ही तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, तो फिर रिएक्टेंट में अगर इतनी चीजें हैं तो प्रोडक्ट में भी इतनी होनी चाहिए, क्योंकि ना ही हम किसी नई चीज को क्रिएट कर सकते ना ही आप क्या कर सकते डिस्ट्रॉय, तो जो चीज जितनी है उतनी ही रहनी चाहिए। समझ में आ गई इतनी बात? तो इसी को बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, सो टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट इन द रिएक्टेंट। तो जो एलिमेंट रिएक्टेंट में जितने मास को कंटेन कर रहे हैं प्रोडक्ट में भी उतने ही मास को कंटेन करके रखेंगे। ये कौन बोलता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। कौन कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बात बोलता है। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स सेम बिफोर एंड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन। कहता है कि नंबर ऑफ एटम्स है ना एलिमेंट्स के वो रिमेन सेम, यानी कि सेम यानी कि एक से ही होते हैं आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन। जब कोई केमिकल रिएक्शन जो है वो अक्कर होती है उसके बाद भी क्या होते हैं बच्चों? ये सेम होते हैं। सो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस। तो स्केलेटन केमिकल रिएक्शन को क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। समझ में आ गई इतनी बात? कहता कि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण हो सकता है और न ही उसका क्या हो सकता है बच्चों? विनाश हो सकता है। अर्थात उत्पाद में उपस्थित तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारकों में उपस्थित तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। रासायनिक अभिक्रिया से पहले और बाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है, इसीलिए कंकाल रासायनिक समीकरण संतुलित होना चाहिए। बताओ मजा आया कि नहीं आया? बताओ भाई, अभी तक मजा आया कि नहीं आया? क्लास में समझ में आया? फटाफट से बताओ। बताओ, बेसिक है ना? सारी चीजें आराम से कर सकते हैं, बहुत आसान सा चैप्टर है। और ये जो रिएक्शन वाला चैप्टर है ना, ये बच्चों को बड़ा ही मुश्किल रखता है, बहुत मुश्किल लगता है 10th में। बच्चे बोलते हैं ये रिएक्शन ऐसे बन कैसे गई? ठीक है, कहीं पे 2 आ जाता है, कहीं पे 3 आ जाता है, समझ में ही नहीं आता। लेकिन अगर समझोगे ढंग से तो रियलिटी में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस आपका समझने का तरीका जो है ना वो बड़ा बेस्ट होना चाहिए। मैं आपको साफ साफ बात बता रही हूँ। ठीक है, पहले मेरे को बताइए समझ में आई चीजें? हाँ जी, समझ में आया भाई? मैथ वाले सर क्या बोल रहे हैं? इतने तो रुकी हुई है। अच्छा, समझ में आया भाई? चलिए, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे इत्मीनान से। अभी मैथ वाले सर पहुंचे नहीं अपने, क्योंकि हमारे वाली साइड बारिश काफ़ी हो रही है, रात से ही बारिश चल रही है। तो जैसे ही बारिश रुकती है मैथ की क्लास की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। ठीक है, और 3 बजे आज हम एसएसटी का भी आगाज़ कर लेंगे। ठीक है, एसएसटी में हम देखेंगे कि क्या आता है, कैसे आता है, वो सारी की सारी चीज़ें देखेंगे। आज की एसएसटी में क्वेश्चन कहाँ से आए, कैसे आए, वो सारे का सारा। ठीक है, चलो ओके भाई, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। अभी कोई दिक्कत है तो बता दो। एनी डाउट? किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो फटाफट से लिख दीजिए। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो फटाफट से लिख देंगे भाई। बताइए भाई, कोई डाउट है क्या? हाँ भाई, ग्रुप में ऐड कर देंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई डाउट है तो बता दो। चलो ठीक है भाई, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं एसएसटी की क्लास में। थैंक यू। पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगी प्रिंस, पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगी।